भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी आधी रात को मिली थी। एक स्वायत्त और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचने के लिए हमने एक कठिन संघर्ष किया था। ऐसे में भारत के सामने कई चुनौतियां थी। लगभग 200 साल तक औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत के धन और संसाधनों का दोहन किया था और अपने पीछे छोड़ गए थे शोषण और दरिद्रता की विरासत। जैसा कि हम जानते हैं कि 1950 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में CSIR प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं। उनको स्थापित करने के पीछे एक पूरी योजनाबद्ध प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के साथ पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं को जोड़ने का प्रयास किया गया था। इसलिए एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक तरफ जहां स्वतंत्र भारत में मानव संसाधन के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञान और इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना था, तो वहीं दूसरी ओर उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक ठोस नींव रखना भी अनिवार्य था, जिसमें कृषि से लेकर चिकित्सा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण करना, ताकि कृषि और खाद्य उत्पादन की कमी से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं, सिंचाई, स्वच्छता, परिवहन, बिजली और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत का नव निर्माण हो सके और हमारे देश को संसाधनों की कमी से न जूझना पड़े। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उस समय DRDO यानी रक्षा अनुसंधान संगठन ने हमारे रक्षा उपकरणों और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मिशन शुरू किया और आज हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी रक्षा प्रणाली है। हम काफी हद तक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम 1947 से लेकर 1970 की शुरुआत के बीच CSIR, IIT और विज्ञान के अन्य संस्थानों के रूप में भारत का निर्माण होते हुए देखेंगे। हम 1958 के साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे, जिसने आने वाले वर्षों के लिए भारत के विज्ञान कार्यक्रमों को एक नई दिशा और आकार दिया। हम शांति स्वरूप भटनागर, होमी जहांगीर भाभा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, JC घोष, सतीश धवन और विक्रम साराभाई जैसे भारत के कुछ वैज्ञानिक दिग्गजों की विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आत्मनिर्भर भारत का ये सफर। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की स्वदेशी प्रणालियों की न केवल उपेक्षा की गई, बल्कि उनका दमन भी किया गया। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था, इसके शैक्षिक व अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में निवेश नहीं किया। उन्होंने केवल उतना निवेश किया जिससे कि वे भारत में शासन चला सके और उसे नियंत्रित कर सके। भारत की बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में जरूरी सुधार भी कभी अंग्रेजों के लिए प्राथमिकता नहीं रहा। इसलिए जब हमने 1947 में आजादी हासिल की, तो हमारे राजनीतिक और वैज्ञानिक समुदाय को शुरुआत ABCD से करनी पड़ी और उन्होंने भारत में और समृद्धि लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक आवश्यक माध्यम के रूप में किया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद के वर्षों में 1876 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, 1907 में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय तथा शांति निकेतन जैसे स्वदेशी संस्थानों का विकास हुआ। ये संस्थान स्वतंत्रता के बाद के युग में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायक बने। इन संस्थानों ने ऐसे शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की एक नई पीढ़ी का निर्माण किया, जिनमें राष्ट्रवादी सोच बहुत गहरी थी। इन लोगों ने 1947 के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव रखने का काम किया, जिससे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास हुआ।
जैसे कि CSIR यानी केंद्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का निर्माण और विकास हुआ। इस संस्थान को शांति स्वरूप भटनागर द्वारा निर्देशित किया गया था। केंद्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संविधान का मसौदा डॉक्टर शांति स्वरूप ने आरकोट रामास्वामी मुदलियार के साथ तैयार किया और बाद में वे इसके संस्थापक महानिदेशक भी बने। डॉक्टर भटनागर को भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। वो और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने कुल मिलाकर 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मैसूर, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत कई अन्य प्रमुख प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। That there were two very important agendas that institutionally shaped. स्वतंत्र भारत में विज्ञान के प्रचार प्रसार को संस्थागत रूप से आकार देने वाले दो महत्वपूर्ण एजेंडे थे, खासकर उस दशक में जिसे उपनिवेशवाद का दशक कहा जा सकता है। 1950 के दशक में औद्योगिक अनुसंधान का एजेंडा काफी जरूरी था और यह एक तरह से शांति स्वरूप भटनागर के नेतृत्व में लागू हो रहा था। वो CSIR के महानिदेशक बने और जैसा कि हम जानते हैं 1950 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में CSIR प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। इन प्रयोगशालाओं को आनन फानन में स्थापित नहीं किया गया था। उनके पीछे एक योजनाबद्ध प्रक्रिया थी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के साथ पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसलिए एक निश्चित क्रम में CSIR संस्थाओं की स्थापना की गई। In a certain sequence, the CSIR institutions. स्वतंत्रता के बाद से ही CSIR ने कई क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों की भागीदारी और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि एरोस्पेस, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन, रासायनिक मध्यक, पॉलीमर, कांच और सिरेमिक खनन, खनिज और धातु, कोयला, निर्माण सामग्री, सरफेस इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, सुगंधित पौधे और स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद। भारत की पहली प्रमुख विज्ञान नीति 1958 में सरकार द्वारा तैयार की गई थी और भारत में वैज्ञानिक उद्यम और वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विस्तार के लिए एक रोड मैप बनाया गया था। SPR 1958 में माना गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत और विकसित देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक विभाजन को पाटने में भी मदद करेगी। SPR 1958 ने शुद्ध और अनप्रयुक्त विज्ञान अनुसंधान में वैज्ञानिक उद्यमों के फलने फूलने और बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की सिफारिश की। SPR के बाद 1958 की अवधि में विज्ञान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश देखा गया, जिसकी वजह से कई वैज्ञानिक संगठनों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसलिए SPR 1958 देश में अनुसंधान तथा विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखने में सहायक बना। When India got freedom, there were many problems. जब भारत को आजादी मिली तो उस समय कई समस्याएं थीं। भारत में पर्याप्त खाद्य उत्पादन नहीं होता था, औद्योगिकरण बहुत कम था और विभाजन से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इसलिए ऐसी बहुत सी समस्याएं थी। मेरा मतलब है कि गरीबी थी, बीमारी थी। इसलिए उस समय विकास की बहुत आवश्यकता थी और इस विकास के लिए हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत थी। जिस प्रौद्योगिकी का हम आयात कर रहे थे उसमें भारी पैसा खर्च हो रहा था। जिस तकनीक की हमें जरूरत थी, पैसा केवल उसी पर खर्च नहीं हो रहा था, बल्कि हमें एक प्रशिक्षित जनशक्ति की भी जरूरत थी जो प्रौद्योगिकी का प्रबंधन कर सके या जिसे औद्योगिकरण की आवश्यकता हो। देश के लिए पहली आवश्यकता वैज्ञानिक विकास और प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास करने की थी। इसलिए वैज्ञानिक क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पहले वैज्ञानिक अधिनियम की थी, जिसे 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया। देश के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्पादन करने के लिए इससे संबंधित
अनुसंधान संस्थानों के निर्माण के लिए एक बड़ी राशि आवंटित की गई और आप देख सकते हैं कि अगले 1 या 2 दशकों में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक संस्थानों का निर्माण हुआ। And you see in next 1 decade or 2 decades, a large number of scientific institutions were built. 1940 के दशक की शुरुआत में ही इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि परमाणु ऊर्जा बिजली बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 1944 में होमी जहांगीर भाभा ने मौलिक अनुसंधान के लिए एक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसने भारत के लिए परमाणु ऊर्जा के वाणिज्यिक अनुप्रयोग की खोज का रास्ता खोल दिया। भाभा के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी महसूस किया कि परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा के एक नए स्रोत का विकल्प समाहित है, जो भविष्य में ऊर्जा की अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। It shows the absolute necessity of finding some new source of energy if the light of our civilization is not to be extinguished. I venture to predict that a method will be found for liberating fusion energy in a controlled manner within the next 2 decades. When that happens, the energy problems of the world will truly have been solved forever. परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में हुई थी और इसके कुछ महीनों बाद जून 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की भी स्थापना हुई। इसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। 1957 में प्रतिभाशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में काम करने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। डीएई को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रखा गया था। डीएई ने 1956 में पहला परिचालन अनुसंधान रिएक्टर विकसित करने के अथक प्रयास किए, जिसके बाद 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में भारत के पहले वाणिज्यिक रिएक्टर तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया। अगर हम उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें तो इस संदर्भ में अंग्रेजों ने हमारे देश को काफी दयनीय हालत में रखा। इस बात का पता इसी से चलता है कि भारत में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए केवल कुछ ही गिने चुने छात्रों को प्रवेश दिया गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1947 में भारत की आबादी 35 करोड़ थी। ऐसे संस्थान केवल 38 थे और उनमें भी केवल 3000 छात्रों को ही प्रवेश दिया गया। इंजीनियरिंग में पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा के लिए तो यह संख्या और भी कम थी। 1947 में पूरे भारत में केवल 30 छात्रों को ही प्रवेश दिया गया। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी था कि देश में तेजी से आर्थिक और औद्योगिक विकास की जरूरतों को पूरा करने में कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जाए और इसी मकसद से 1950 के दशक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई। 1946 में आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की कल्पना विद्वानों और उद्यमियों की एक 22 सदस्यीय समिति ने की थी, जिसका उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था और एक ऐसी प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करना था जो भारत के विकास और प्रगति को बढ़ावा दे सके। एनआर सरकार समिति ने मोटे तौर पर जो सिफारिशें की थी, उनमें भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में 4 उच्च तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जाए और उनमें से पूर्व और पश्चिम में किसी एक की शुरुआत तुरंत की जाए। समिति ने यह भी महसूस किया कि ऐसे संस्थानों में न केवल अंडर ग्रेजुएट तैयार हों, बल्कि उन्हें अनुसंधान भी करते रहना चाहिए, जिससे कि शोधकर्मियों और तकनीकी शिक्षकों का एक वर्ग तैयार हो सके। यहाँ के स्नातकों का स्तर विदेश में प्रथम श्रेणी के संस्थानों के बराबर होना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों का अनुपात 2:1 होना चाहिए। So then it was decided to establish IIT Bombay. The Indians knew what they wanted. They didn't want a Russian. आईआईटी बॉम्बे की स्थापना करने का निर्णय लिया गया और भारतीयों को पता था कि वे क्या चाहते हैं। वे एक रूसी शैली की संस्था नहीं चाहते थे, वे एक एमआईटी मॉडल चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्होंने रूसियों के साथ काम किया। और एक बार जब यह संस्थान अच्छी तरह से स्थापित हो गया तो अमेरिकियों ने इसकी एक समीक्षा की और कहा कि हमने वास्तव में इसे साकार कर दिया है।
इसके बाद अमेरिकियों ने एक कंसोर्टियम बनाया जो मुझे लगता है कि 10 अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने भारत को आईआईटी के बनने में मदद की। इस कंसोर्टियम ने आईआईटी कानपुर के निर्माण में भी मदद की। इसलिए आईआईटी कानपुर में अमेरिकी भागीदारी और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना में हमें रूसी सहयोग मिला। आईआईटी कानपुर की स्थापना में अमेरिकी समर्थन मिला था और जब जर्मन आए तो उन्होंने आईआईटी मद्रास की स्थापना में मदद की। लेकिन अंग्रेजों ने सीमित मदद से आईआईटी दिल्ली की स्थापना की। इन संस्थानों का लक्ष्य एक तकनीकी कैडर का निर्माण करना था जिससे कि भारत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में प्रवेश कर सके और राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी तकनीकी और महान परियोजना में भाग ले सके। sector industry and participate in this grander project of technological and of larger technological project and also of nation building. एनआर सरकार समिति की सिफारिश पर देश का पहला संस्थान 1950-1951 में अस्तित्व में आया। उस समय इसे ईस्टर्न हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहा जाता था और इसके पहले निदेशक सर ज्ञान चंद्र घोष थे, जो कि एक प्रसिद्ध रसायनक थे। उन्हें भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए भी जाना जाता है। इस संस्थान का वर्तमान नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये नाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा दिया गया था। आईआईटी खड़गपुर ने अगस्त 1951 में 224 छात्रों और 42 शिक्षकों से अपने पहले सत्र के साथ इस यात्रा की शुरुआत की। 15 सितंबर 1956 को भारत की संसद ने इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला एक अधिनियम पारित किया। संस्थान को स्वायत्त विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। आईआईटी खड़गपुर के बाद 1958 में आईआईटी बॉम्बे, 1959 में आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर, 1961 में आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई। आज देश भर में 23 आईआईटी हैं। इन संस्थानों से हर साल 16,000 से ज्यादा इंजीनियर देकर उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में लगातार प्रदर्शन किया है। वर्षों से आईआईटी ने विश्व स्तर के शैक्षिक मंच तैयार किए हैं, जहां से हमारे देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित और मजबूत बनाने का काम किया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने कहा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूख पर विजय प्राप्त करना है। उस समय भारत अपनी बड़ी आबादी के लिए खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता था। इसलिए हमारे योजनाकारों ने स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य आपूर्ति, औद्योगिक अनुसंधान और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर रुख किया। बीमारियों का उन्मूलन और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण सरकार की एक और प्राथमिकता थी, जिसकी वजह से देश भर में नए संस्थान और अस्पताल स्थापित किए गए। देश में विभिन्न रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे कि 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ। यह किसी एक बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम था। इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आई। इसी तरह 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, 1955 में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, 1962 में राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम, 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुए और इस तरह बड़े बड़े स्वास्थ्य संस्थान उभरने लगे। 1956 में नई दिल्ली में एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी। देश के हर राज्य में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए, जिससे इन कॉलेजों में नए मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू हुए। इससे देश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिला। पहली बार 1956 में इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अपनी विभिन्न शाखाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान का प्रचार व उन्नति करना, देश के लोगों के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य की सुरक्षा व प्रचार करना तथा एसोसिएशन के सदस्यों के बीच सहयोग और फेलोशिप को बढ़ावा देना था। भूख और गरीबी को कम करना स्वतंत्र भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी।
इस दोहरी चुनौती का समाधान कृषि के जरिए निकालने के बारे में सोचा गया, क्योंकि स्वतंत्रता के समय 80% से ज्यादा आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि पर आधारित थी। इसलिए कृषि कई नीतियों और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु बन गई। इसका उद्देश्य सिंचाई, उन्नत बीजों, उर्वरकों, अनुसंधान और विकास आदि के गहन अनुप्रयोग के जरिए प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा भूमि खेती के अंतर्गत लानी थी। भारत में 1958 में पहली बार गेहूं का उत्पादन 120 लाख टन से बढ़कर 170 लाख टन हो गया। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति की उपाधि दी। 60 के दशक के मध्य में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं के बीजों की कई नई उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास किया। हरित क्रांति से विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। 1964 और 1965 में देश के कई भागों में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1949-50 में 5 करोड़ 50 लाख टन से बढ़कर 1964-65 में 8 करोड़ 90 लाख मिलियन टन हो गया। आजादी के समय हमारा देश भोजन, ईंधन और दवाओं की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान के उचित उपयोग से हम धीरे धीरे भोजन, दूध, फल, सब्जियां, दवाओं और टीकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए। We have to also require the technology for development and technology. हमें विकास के लिए प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता थी और ये आसानी से उपलब्ध नहीं थी। मेरा मतलब है, जो तकनीक दूसरे देश दे रहे थे वे पुरानी तकनीकें थीं या विदेशी मुद्रा में बहुत महंगी पड़ती थीं, जो कि उस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमें स्वदेशी तकनीकों को विकसित करना ही था। उदाहरण के लिए हम बेबी फूड का आयात कर रहे थे। हम जो दूध उस समय आयात कर रहे थे वो बुनियादी रूप से बेबी फूड था और ये उस समय हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होता था। एक सोच ये भी थी कि भैंस के दूध को एक पाउडर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और उसके लिए हमें केवल गाय के दूध की आवश्यकता थी। लेकिन तब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भैंस के दूध से पाउडर बनाने की तकनीक विकसित करने का फैसला किया और आखिरकार हमने ये पाउडर बना ही लिया। तब भारत इस तकनीक में आत्मनिर्भर हो गया। Self-reliant in this technology. स्वतंत्रता के तुरंत बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किए गए निवेश के परिणाम स्वरूप 1947 में विज्ञान अनुसंधान में निवेश जीएनपी का 0.1% था। एक दशक से भी कम समय में ये 0.5% हो गया। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हमने देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लगभग हर क्षेत्र में आजादी के बाद और उसके शुरुआती वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मौलिक भूमिका के बारे में गहराई से जाना। 1947 से 1960 के बीच आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने की महत्वपूर्ण नींव पड़ी, जिसकी वजह से उस समय फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कई अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं का बुनियादी ढांचा काफी फला फूला। स्वतंत्रता संग्राम और वैज्ञानिक समुदाय की इस विशेष श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम हरित क्रांति पर करीब से नजर डालेंगे, जिसने भारत में खाद्य आपूर्ति, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत और डिजिटल युग में भारत का नेतृत्व बदल दिया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। देखिए केवल इंडिया साइंस पर।